नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिक्स शिक्षा। अगला हमारा चैप्टर है मूल अधिकार, क्लास नंबर 7। देखिए, मूल अधिकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मूल अधिकार, आइए चर्चा करें मूल अधिकार के बारे में, अच्छे से जानते हैं। भाग नंबर 3, ये जरूर याद रखना मूल अधिकार कौन से भाग में है, भाग नंबर 3। और मूल अधिकार में हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम मूल अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत का संविधान अमेरिकी संविधान के में वर्णित अधिकार पत्र 1791 से प्रभावित है। मतलब कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, और वर्णित अधिकार पत्र 1791 से प्रभावित है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, भाग नंबर 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछ ले आपसे क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है, तो भाग नंबर 3। और किसको कहा जाता है, मूल अधिकारों को। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था, जिसमें लोगों की स्वतंत्रताओं अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मतलब मैग्ना कार्टा भाग नंबर 3 को आप हिंदुस्तान के भाग नंबर 3 यानी संविधान के भाग नंबर 3 में कहा गया है मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा का भी आपसे अर्थ पूछ लेता है, तो आप कहेंगे इंग्लैंड के जो राजा जॉन द्वारा 15 जून, ठीक है, 1215 को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था। ठीक है, अगला हम पॉइंट जानते हैं। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स 1689 को मूल अधिकार कहा जाता है। फ्रांस व अमेरिका में अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकारों के रूप में जाना जाता है। अनेक देशों के बारे में चर्चा करता है। अगला पॉइंट हमारा रहेगा, आइए अनुच्छेद से शुरू करते हैं। अनुच्छेद जानते हैं, अनुच्छेद 12, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि उनके हनन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 तथा उच्चतम न्यायालय 32 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। ठीक है, किसके अंदर अपील कर सकते हैं हम, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 के अंदर हमने जान चुके हैं, अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों। अनुच्छेद 13, संविधान लागू होने के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह विधि किसी मात्रा तक मूल अधिकारों के विरोध में होगी, उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा निजता का अधिकार। निजता का अधिकार आपने सुना होगा, क्या कहता है पॉइंट में, 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार माना है। कब माना है मौलिक अधिकार, 24 अगस्त 2017 को। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंग है। किसका अंग है, अनुच्छेद 21 के बारे में पूछ लेता है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, अमेरिका में इसका विपरीत है। ठीक है, मतलब कि पॉइंट में पूछ ले तो भारत में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, अमेरिका में इसका विपरीत है। अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 13(2), सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिसमें मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। ठीक है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद विधि को परिभाषित करता है जिसे संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधियां, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश है। अनुच्छेद 13(4), 24वें संविधान संशोधन 1971 में स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर सीरियल वाइज अनुच्छेदों को पढ़ना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों के लिए हमने एक अलग क्लास ली हुई है, वो उसको जाकर देखिए आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीछे पूछे गए हैं उन अनुच्छेदों को हमने बार बार अच्छे से रिपीट किया हुआ है। अगला है हमारा पॉइंट, समता का अधिकार
यह अधिकार 14 से 18 तक गिना जाता है। अनुच्छेद 14 में पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समता भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों का संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, इसका संवैधानिक उपवाद क्या है? उपवाद भी बताया गया है, विदेशी राजपूतों व दूतों को घरेलू विधि से छूट प्राप्त होती रही है। अगला है हमारा पॉइंट, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, अनुच्छेद 361 के तहत। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट, अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद, इनमें से आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वे मूल किसी भी मूल से हो, किसी भी धर्म से हो, जाति हो, वर्ण व्यवस्था हो, उसके अंदर इस पर नहीं किया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 15(2), किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये 15(2) में है। 15(3) कहता है, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, 15(4) के अंदर क्या कहता है, राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपायों को समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और न ही अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध होगा। ठीक है, ये पॉइंट थे, आप अच्छे से इनको याद करिए, काफ़ी बार पूछा जाता है बड़ी बड़ी A-B ग्रेड की परीक्षाओं में। ठीक है, हमने डीपली लिखा हुआ है। आगे कहता है, थपकम दोराई राजन बनाम मद्रास। ठीक है, क्या कहता है, राज्यवाद के निर्णय के बाद अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा 15(5), अनुच्छेद 2005 में 93वें। ठीक है, अनुच्छेद 15(5) के 2005 का संविधान संशोधन है, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें मंडल 2 कहा गया है। 2 मंडल किसे कहा गया है? जो 93वें संविधान संशोधन 2005 को हुआ था। 15(6) के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 का उपच्छेद 6 अथवा अनुच्छेद 29(2) राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS की उन्नति के लिए कोई विशेष उपलब्ध करने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया है, देखिए लाइन में क्या कहता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान, अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग की स्थापना का प्रावधान है। वर्ष 1953 में काका कालेंकर आयोग तथा वर्ष 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। इस आधार पर उन्हें 3743 जातियों को पिछड़ी जाति की श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है। पिछड़ी जाति के बारे में हम जानते होंगे, जिसे OBC कहा जाता है। ठीक है, OBC कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास जिसका जाता है। इसके अंदर जाति आती हैं BCA के नाम से आप जानते होंगे, BCB के नाम से भी आप जानते होंगे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए परिचय को, क्या कहता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान। ठीक है, कब की गई थी? अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग की स्थापना का प्रावधान है। वर्ष 1953 में काका कालेंकर आयोग तथा वर्ष 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में BP मंडल के नाम से जाना जाता है। BP मंडल UGC के अंदर मैंने देखा था, UGC के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग में। ठीक है, जो आयोग था उसके अंदर BP मंडल का अहम योगदान रहा है कि अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। इस आधार पर उन्हें 3743 जातियों को पिछड़ी जाति की श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फिर से नोट करते हैं, ये पूछा जाता है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, 16(1) देखते हैं, सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 16(2) नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और
निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा 16(3) का, ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों की प्राथमिकता दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान है। अगला पॉइंट हमारा 16(4) का, 16(4) में कहता है नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्णों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त है। ठीक है, 16(4) का पॉइंट है ये। अगला पॉइंट हम देखते हैं, पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। किसने की थी? विश्व प्रताप सिंह ने। 16 अनुच्छेद 16(4)(b) क्या कहता है? 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा खाली पड़ी रिक्तियों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया। ठीक है, अगला 50% की सीमा, जो 50% आरक्षण किया गया था उसके अंदर की बात कर रहा है। 16(5) देखिए, नियम अनुसार हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। इस क्लास को आप 2 या 3 बार अच्छे से ध्यान में देखेंगे तो आपके सभी अनुच्छेद, सभी वाक्य, सभी तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमने डिसाइड किए हैं वे आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने सभी वाक्यों को इसके अंदर ऐड किया है। महेश कुमार बरनवाल की बुक को अच्छे से हमने 3 या 4 बार दोहराकर उसके अंदर से हर एक वाक्य को हमने अच्छे से उठाया है। अगला पॉइंट हमारा है 16(5) के अंदर, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है, 16(6) के अंदर, आर्थिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग EWS के लिए आरक्षण पहले से दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त और अधिकतम 10% होगा। ठीक है, 10% आरक्षण की बात की गई थी। अनुच्छेद 17 एस प्रस्ताव का अंत पूछा जाता है। एस प्रस्ताव का अंत कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 17 के अंदर। एस प्रस्ताव निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अब इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। अनुच्छेद 17 एक निष्पक्ष अधिकार है, संसार के विधि का निर्माण करके लागू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के बारे में क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 के अंदर, राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी परंतु शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। विवाद वर्ष 1954 में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, उपाधियों का अंत के अंदर जो उपवाद वाक्य हैं वे कौन कौन से हैं? 1954 के अंदर भारत रत्न पद्म पुरस्कारों आरंभ किया गया। इससे अनुच्छेद 18 का उल्लंघन मानते हुए बालाजी राघवन याचिका दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट उपाधि और पुरस्कार में अंतर कहा और भारत रत्न पद्म पुरस्कारों, जिसके अंदर आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आता है, उपाधि नहीं बल्कि एक सम्मान बताया गया है। ठीक है, इनको उपाधि नहीं, एक सम्मान बताया गया है। कौन से केस के अंदर? ये है बालाजी राघवन याचिका जो दायर की थी, वो केस था आपका। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ते हैं, यूजीसी के अंदर पहला चैप्टर आता है पॉलिटिकल साइंस में, स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 19(1) वाक एवं व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलकर, लिखकर, छापकर। ठीक है, चित्रकारी, अपने विचारों की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांति का अधिकार किसके अंदर है? पूछ लेता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के आता है? तो अनुच्छेद 19(1) के अंदर, अनुच्छेद 19(a) या 19(1) हम कह सकते हैं इसको। अगला पॉइंट है हमारा, इसके अंदर क्या कहता है? 6 अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 1(b) शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, हड़ताल नहीं कर सकते आप इसके अंदर। अनुच्छेद 19(1)(c) समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1)(d) के अंदर भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आपात आवागमन का अधिकार है। ठीक है,
19(1) ई के अंदर भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार प्राप्त है आपको। अनुच्छेद 19(1) एफ के अंदर संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 कै, ठीक है, सांविधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, कहाँ से हटाकर? आपके 19(1) एफ संपत्ति का अधिकार था, उसको आपको 301 के अंदर डाल दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 19(1) जी, कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के हम सुनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 युक्तियुक्त निर्बंधन किसी भी अधिकार का प्रतिबंधित करना। ठीक है, इसके अंदर आता है। अनुच्छेद 20 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 19(20)(1) घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। 20(2) के अंदर किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये पूछ लेता है किसके अंदर है? 20(2) के अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए उसे अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अंदर क्या कहता है? किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 आ गया है। 21 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बार बार पूछा जाता है, अनेक परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978, इसके बारे में पढ़िए क्या कहता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 ने न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद यह आपका है 20 का 2 में पूर्ण प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में समस्त आवश्यक तत्व हैं जो जीवन के गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना 21(1) का। 21(1) में क्या कहता है? 86वें संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? 21(a) में 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट, क्या कहता है? पशुओं पर हो रहे उत्पीड़न को सुरक्षा का अधिकार है। मई 2014 सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु पोंगण प्रो खेल जल्लीकट्टू पर बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया। जल्लीकट्टू जो फेमस आप खेल जिसे बोलते थे, यह पशुओं के प्रति निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रतिबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अगला पॉइंट हमारा 22(1) में गिरफ्तारी का कारण बता जाए और अपने मनपसंद का वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। ठीक है, 22(2) है, हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में निकटतम न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। मतलब जो 24 घंटे का समय आप बताते हैं भी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समय पेश होना होगा, उसके अंदर जो आपके लाने और ले जाने का समय जो है वो यात्रा का समय वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 22(3) उपवाद, 2 प्रकार के व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 22(4) और 27(7), 22(4) और 22(7), ठीक है, 22(7) का है। निवारण निरोध बंदी बनाया जाएगा, उसे कारण बताया जाएगा। निवारण निरोध की अवधि 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। अधिक बनाने के लिए न्यायिक समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगला पॉइंट हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार अथवा बलात्श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 23(1) में क्या कहता है? बलात्श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, बेगारी, काम के बदले पैसे न देना, मानव व्यापार, मानव महिलाओं बच्चों के खरीद फरोख्त। ठीक है, 23(2) के कहता है सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेवा नागरिक पर आरोपित की जाती है और उसे बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंदर पढ़ते हैं हम,
अनुच्छेद 24 में कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, खाना में नहीं है, खानों में नहीं लगाया जाएगा। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। न्यायपालिका ने इसके लिए बाल निर्वास कोष की स्थापना, बाल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया है। अनुच्छेद 25 पढ़ते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। किसी भी धर्म का, जो भी जिस धर्म से है वो उसे प्रचार करने का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुसार। अगला हमारा पॉइंट, धर्म प्रचार करने का अधिकार होगा हिंदुओं के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। अनुच्छेद 26 में क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म संस्था की स्थापना का अधिकार। ठीक है, कोई भी धर्म का निवासी है उसे धर्म की स्थापना करने का अधिकार है वो किस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हिंदू का आ गया पर मंदिर बनाने का। ठीक है, मंदिर बनाने का अधिकार हिंदू को दिया गया है, मुस्लिम को आपको अनेक अधिकार हैं, सिख को आपको गुरुद्वारा बनाने का जैसे का अधिकार प्राप्त किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 27 पढ़ते हैं हम, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए एक समुदाय की स्वतंत्रता, कर समुदाय की स्वतंत्रता, धर्म प्रचार या प्रोत्साहन में कोई कर नहीं, परंतु किसी विशेष उद्देश्य से जो उस धर्म से संबंधित हो उसके लिए शुल्क वसूला जा सकता है। तीर्थ यात्रा व हज यात्रा को सुविधा प्रदान करने हेतु शुल्क वसूलना है। ठीक है, शुल्क लगता है, इसके अंदर आपको पता भी होगा, मालूम भी होगा, पढ़ा भी होगा बहुत सी जगह। अनुच्छेद 28, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, पूर्णतः शिक्षण संचालित संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि धार्मिक पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा किसी भी शिक्षण संस्थानों में। अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 29 से 30, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए पार्ट लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि मूल अधिकारों के बारे में हम जानेंगे। मूल अधिकार आपको पता है 12 से लेकर 35 तक हम टोटल पढ़ेंगे, इसी क्लास के अंदर जानेंगे। अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछा जाता है। देखिए अगला है अनुच्छेद 29 का क्या है? 29(1) में भारत में नागरिकों को किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। 29(2) के अंदर क्या कहता है? किसी शैक्षणिक संस्थान में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ठीक है, 31 में आगे 30 का पॉइंट पढ़ते हैं, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उसके प्रबंधन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अंदर किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया प्रावधान क्या कहता है? अनुच्छेद 30(1) में यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तो उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। ठीक है, समझ गए आप। अगला पॉइंट हमारा 31 का संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था, ये आपने पढ़ा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संपत्ति के अधिकार में टकराव अनुच्छेद 39(b) के अंदर हो गया था। कब हो गया था? 39(b) के अंदर। अगला पॉइंट है संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन। पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार पूछ लेता है। पहला संविधान संशोधन अनुच्छेद 31(1) और 31(b) जोड़ा गया। अनुच्छेद 31(1) के तहत 5 प्रकार की संपत्तियों के संपत्ति अधिकार से बाहर कर दिया गया। अनुच्छेद 31(b) 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को इस सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट हम देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समृप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है बेला बनर्जीवाद। ठीक है, बेला बनर्जीवाद के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? कंपनी का सरकार ने विलय कर दिया, वाद की कंपनी का सरकार ने विलय कर दिया और मुआवजा नहीं दिया। बेला बनर्जी ने न्यायालय में अपील की थी। ठीक है, कंपनी का मुआवजा न देने के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा
25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मुआवजा शब्द को अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया। 26वें संविधान संशोधन 1971 में प्रिवी प्रिंस को हटा दिया गया। देशी रियासतों ने केंद्रीय के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा 32, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अनुच्छेद 32 के बारे में बार बार आप कह सकते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। केवल मूल अधिकार ही नहीं बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा माना है। किसने माना है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रीटें, ये जो रीट न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है अनुच्छेद 32 के अंदर आती हैं सभी की सभी। बंदी प्रत्यक्षण, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। परमादेश, हम आदेश देते हैं न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रीट को जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध यह रीट जारी नहीं की जा सकती। कौन सी? परमादेश वाली। अगला है अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति आसीन है, अवैध रूप रीट जारी की जाती है। उत्प्रेषण, मना कर देना। उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। ये उच्चतम न्यायालय का पॉइंट है। PIL के बारे में जानते हैं। PIL या जनहित याचिका। पॉइंट हमारा, ऐसी याचिका जो व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि बहुसंख्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए दी जाती है। अनुच्छेद 33 से 34 में पढ़ते हैं, सैन्य बलों में अर्ध सैन्य बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों के प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 में किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1920 में। ठीक है, कब का कानून है? 1920 का ये कानून है। अनुच्छेद 25 हमारा लास्ट पॉइंट है। अनुच्छेद 25, 12 से 25 हमने पढ़े हैं। केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रावधान बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हर एक टॉपिक के अंदर इन पॉइंटों को ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, आप नई अपडेट भी जान सकें। 1 अप्रैल 2016 बॉम्बे उच्च न्यायालय शनि सिंगणापुर मंदिर में महिला को प्रवेश को लेकर विवाद को न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश को वैध ठहराया। ठीक है, यानी कि 2016 से पहले जो शिव सिंगणापुर मंदिर है उसके अंदर महिलाओं के प्रवेश में पाबंदी थी, महिलाएं उसके अंदर नहीं जा सकती थी। ऐसा कहा ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पुरुष जा सकते हैं और महिला नहीं जा सकती। ठीक है, अगला है बच्चों से दुष्कर्म। 21 अप्रैल 2018 पॉक्सो एक्ट में बदलाव की अनुमति दी गई। बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ओकेस पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया। इस माध्यम से 12 वर्ष या इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमारा 1 अप्रैल 2016 के बाद का। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2016 का मुंबई, ठीक है, मुंबई का केस है। और ये बच्चों के दुष्कर्म वाला 21 अप्रैल 2018 का केस है। ठीक है, नागरिकता पढ़ी। ठीक है, पहले पॉइंट में हमने पॉइंट नंबर 6 में हमने नागरिकता पढ़ी। पॉइंट नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा है? मूल अधिकार पढ़े हैं। ठीक है, भाग 3 तक हम आज कर चुके हैं। अगला पॉइंट भाग नंबर 4 हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, 2 या 3 बार रिपीट करिए क्लास को। आपकी तैयारी और बेहतर होगी, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे लगातार। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।